अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर ज़ीशान खलील और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जनरल वाउचर जनरल लेजर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो 5 हेड ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट या 5 जो है वो मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो डिस्कस किए हैं, जो कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और इक्विटी थे। तो अब जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस के अंदर, फॉर सपोज हम अगर एसेट्स की एग्जांपल लें, तो अगर हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो बेसिकली फ़र्नीचर हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर हम मज़ीद फ़र्नीचर परचेज़ करते हैं तो फर्नीचर मज़ीद हमारा जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो इसी तरह जब हम एसेट्स परचेज़ करते चले जाते हैं तो हमारे बिज़नेस के एसेट जो हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। और ऐसे ही कैश भी एक एसेट है, तो अगर हम कैश की पेमेंट करते चले जाएंगे तो कैश हमारा डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ऐसे ही एसेट जो है वो इंक्रीज़ भी होंगे और डिक्रीज़ भी होंगे। और सिमिलरली बाकी 4 अकाउंट जो हैं, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और इक्विटी भी आपके जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इंक्रीज़ भी होते हैं और डिक्रीज़ भी होते हैं। तो जब ये इंक्रीज़ होंगे, जब ये डिक्रीज़ होंगे डिफरेंट अकाउंट्स, तो हम इनको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो हमारे पास जो है वो बेसिकली 2 कॉलम्स होते हैं अकाउंटिंग में, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैथमेटिक्स में आपके पास प्लस और माइनस होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, 2 कॉलम्स। और जब इन 5 अकाउंट्स में से कोई अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमने उसको डेबिट या क्रेडिट करना होता है, बट वो किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए जो है वो अकाउंटिंग ने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। पहली बात तो ये कि आपको इनका नॉर्मल बैलेंस पता होना चाहिए, यानी कि जो एसेट अकाउंट है इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट में होता है, यानी कि जब इसका आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो क्लोजिंग बैलेंस इसका नॉर्मली डेबिट होता है। एक्सपेंसेस का भी जो है वो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ये जब हम लेजर्स में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ समझ में आएगी कि बेसिकली नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। तो एसेट और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट में होता है, और बाकी जो 3 अकाउंट हैं, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और इक्विटी, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट में होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नंबर आपका प्लस होता है या कोई नंबर आपका जो है वो माइनस होता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों की नेचर ये है कि इनका नॉर्मल डेबिट जो है वो बैलेंस होता है और बाकी तीनों का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट में होता है। दूसरी बात ये है कि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि कैश, जब हमारे पास कैश कहीं से आएगा बिजनेस के अंदर तो हमारा कैश इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम कैश की पेमेंट किसी को करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज होगा तो हम कैश को तब क्रेडिट करेंगे। तो एक ही अकाउंट है कैश, जब वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस भी जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। बाकी जो तीनों अकाउंट हैं, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और इक्विटी, ये रिवर्स होते हैं, उलट होते हैं। ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो ये रूल्स आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके, कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये सिंपल है कि आपको ये इंक्रीज डिक्रीज के साथ ये रूल्स पता हो कि एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने इसको डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, एसेट डिक्रीज हुआ है तो हमने इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। इसी तरह अगर अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी, और अगर डिक्रीज हुई है तो वो जो है आपका डेबिट पे रिकॉर्ड होगी। तो ऐसे ही ये आपको हर अकाउंट से रिलेटेड जो ये रूल्स हैं वो आपको याद करने हैं, ये आपको आने चाहिए, ताकि जब हम आगे ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वहाँ पर हमने जो है डेबिट क्रेडिट करना होगा तो हमें जो है आसानी होगी। और आसानी क्या, बल्कि अगर आपको ये रूल्स नहीं आते होंगे तो रिकॉर्डिंग आप कर ही नहीं सकेंगे। तो रिकॉर्डिंग के लिए इन रूल्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। देन हमारे पास है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल जो है वो प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम अकाउंटिंग की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हमने पढ़े हैं, और दूसरी बात यह है कि जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे उनके अकॉर्डिंगली होगी। यानी कि जब हमने ये रिकॉर्डिंग करनी है तो हमने रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करना है, और ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। सिस्टमेटिक तरीके से हम जो है वो
रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस में उनको हम एक सिस्टमेटिक मैनर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसकी एग्जांपल समझाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर दो सिंपल ट्रांजैक्शंस दिए हैं, जिसमें से पहली ट्रांजैक्शन जो कि जनवरी 1 2023 की है, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 लाख, 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। अब इसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये 4 स्टेप बताए हैं कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी हो तो आप किस तरह से करोगे। तो अब इसमें पहला जो हमारा स्टेप है वो है रिकॉग्नाइज इन्वॉल्व्ड अकाउंट्स। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहली चीज़ हमें ये निकालनी है। तो जब भी कोई ओनर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एसेट्स इन्वेस्ट करता है, और दूसरी बात ये है कि उसका जो कैपिटल है बेसिकली वो उन एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो कैपिटल जो है वो आ जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक तो कैश क्योंकि बिज़नेस के बाद कैश आया, और दूसरा कैपिटल क्योंकि ऑनर ने अगर बिज़नेस को कैश दिया है तो वो उस बिज़नेस में अपना जो है वो शेयर क्लेम करेगा। तो कैपिटल जो है वो दूसरा अकाउंट है। अब सेकंड स्टेप में हमने इनकी नेचर रिकॉग्नाइज करनी है कि इन दोनों अकाउंट्स की नेचर क्या है। तो कैश हमारे पास एसेट है और कैपिटल जो है वो इक्विटी का अकाउंट है। थर्ड स्टेप पे हमने जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चेक करना है। तो कैश जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है तो कैश हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, और कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है साथ ही साथ, ठीक है। क्योंकि कैश जो है वो जब बिज़नेस कोई था नहीं तो कैश भी ज़ीरो था। अब जब एक ओनर ने 1 लाख रुपए उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो अब बिज़नेस के पास 1 लाख रुपए आ गए हैं, तो कैश इंक्रीज़ हुआ है। 0 से 1 लाख तक गया तो कैश इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह पहले कोई बिज़नेस नहीं था तो कोई इक्विटी भी नहीं थी, ओनर का कोई कैपिटल भी नहीं था उस बिज़नेस में। अब चूंकि उसने 1 लाख रुपए उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो उसका कैपिटल भी 1 लाख रुपए का होगा उसका, यानी कि ओनर अपना शेयर उस बिज़नेस में 1 लाख रुपए का क्लेम करेगा। तो कैश एसेट है, कैपिटल इक्विटी का अकाउंट है। उसके बाद हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चेक करना है। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ में आपका जो है वो एसेट कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश हमारे पास आया है बिज़नेस में, और सिमिलरली हमारा जो है वो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जब ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए 1 लाख रुपए तो वो 1 लाख रुपए का शेयर क्लेम करेगा। अब हम सिंपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे भाई कैश एसेट है और इंक्रीज़ हो रहा है, तो रूल्स आपको बताएंगे कि एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। सिंपल, तो आपको पता चल गया कि आपने कैश को डेबिट करना है। फिर दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल इक्विटी है और इंक्रीज़ हो रहा है तो हम रूल्स के पास जाएंगे कि भाई इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करें, तो इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। तो अब आपको पता चल गया कि कैपिटल क्रेडिट होगा, तो इस ट्रांजेक्शन में कैश आपका डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो आपको जब ये पता चल गया तो अब रिकॉर्डिंग के ऊपर आते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह होगी कि आपने डेट के कॉलम में डेट लिखनी है, एंट्री नंबर ये 1 है, पहली एंट्री है तो हमने इसको एक एंट्री नंबर दे दिया। सही है, पहले हम डेबिट का जो अकाउंट है वो रिकॉर्ड करते हैं। सो कैश हमारा डेबिट का अकाउंट है, वो कैश हमने लिख दिया अकाउंट्स में, और इसका जो अमाउंट है 1 लाख वो हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। और फिर हमने यहाँ पर रिमार्क्स में या नरेशन में लिख दिया कि इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है, अपनी ट्रांजैक्शन से ही। फिर सेकंड जो हमने कैपिटल को रिकॉर्ड करना है तो डेट हमने लिखी, एंट्री नंबर 1 ही है, ये कैपिटल का अकाउंट आ गया, और ये कैपिटल को हमने यहाँ पर क्रेडिट करना था। सही है, तो इसका अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख दिया और आगे सेम नरेशन लिख दिया कि भाई ये इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई जिसमें हमने कैश को जो है वो डेबिट किया है, कैपिटल को जो है वो हमने क्रेडिट किया है। अब ये अकॉर्डिंग टू रूल्स हुआ है, प्रेस्क्राइब मैनर्स में जो हमारा जनरल का फॉर्मेट है उसमें रिकॉर्ड हुआ है। डेबिट हमने पहले रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट हमने बाद में रिकॉर्ड किया है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कहलाती है बेसिकली, जब हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी है 2 जनवरी को, परचेज फर्नीचर ऑन कैश फॉर 20,000। तो इसमें हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है कैश के ऊपर। तो फर्नीचर हमारे पास आ गया और कैश 20,000 हमारे पास से चला गया। फर्नीचर एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है।
तो एक एसेट फर्नीचर हमारे पास जब आया तो वो इंक्रीज़ हुआ, और एक एसेट कैश जब हमारे पास से गया तो वो डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन में दो एसेट हैं, एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। अगेन रूल्स के पास जाएंगे, रूल्स आपको बताएंगे कि भाई एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो जो एसेट हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, लाइक फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है, वो डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो एसेट डिक्रीज़ हुआ है, कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ है, तो वो क्रेडिट पे चला जाएगा। सिंपल, हम डेबिट वाला अकाउंट पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरीके से डेट आपने लिखनी है, एंट्री नंबर लिखना है, फर्नीचर को हमने डेबिट कर देना है और कैश को हमने क्रेडिट कर देना है, और आगे हमने नरेशन लिख देनी है रिमार्क्स में, परचेज फर्नीचर्स ऑन कैश। तो ये हमारी नरेशन हो गई। तो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है। फ़िलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल जनरल का कॉन्सेप्ट समझाना था कि जनरल जनरल होता क्या है और किस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग होती है। देन जब हम ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आता है जनरल लेजर। अब आपने देखा होगा कि हमने दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। स्टार्ट में हमारे पास कैश जो है वो 1 लाख आया था। अच्छा, ये तो सिर्फ दो ट्रांजैक्शन है। अगर ऐसी 10-12 ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड कर दी जाए जिसमें कैश आया भी हो और कैश गया भी हो, तो अब जब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगी तो ओपनिंग कैश तो 1 लाख था, ये हमें पता है, लेकिन एंड पे हमारे पास कैश कितना बचा ये हमें पता नहीं है, ठीक है, और ना ही हम जनरल के थ्रू ये पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेजर्स की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि जनरल में सारे अकाउंट्स एक साथ रिकॉर्डेड होते हैं। तो लेजर में हमने एक पर्टिकुलर एक सिंगल अकाउंट के सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह लाना होता है और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। तो लेजर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो क्लासीफाई करता है हर एक अकाउंट को, और दूसरा जो है वो आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके देता है। तो अगर हम पहले देखें कैश का लेजर, कैश इन हैंड, तो इसमें हमने 1 जनवरी की डेट को डिस्क्रिप्शन इसकी है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 0 था, क्योंकि कोई बिजनेस था ही नहीं, ये तो ओनर ने इन्वेस्ट किया तो फिर बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, तो ओपनिंग बैलेंस इसका 0 था। फिर 1 जनवरी को जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई 1 लाख रुपए की, तो कैश हमारा जो है वो डेबिट हुआ था। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखो तो कैश हमारा डेबिट हुआ है 1 जनवरी को। तो सेम हमने डेबिट में 1 लाख रुपए लिख के और इसका बैलेंस हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर 2 जनवरी को हमने फर्नीचर परचेज किया था और कैश हमारा क्रेडिट हुआ था 20,000 से, सही, इस वाली ट्रांजैक्शन में, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। तो अब 1 लाख बैलेंस में से 20,000 माइनस होके रिमेनिंग हमारे पास आ गया 80,000। इसी तरह कैश को हम डेबिट क्रेडिट करते चले जाएंगे फर्दर ट्रांजैक्शन में, और ये लेजर आगे बढ़ता चला जाएगा, और लेजर आपको जो है वो बेसिकली सिर्फ कैश की सारी ट्रांजैक्शंस दिखाएगा। फिर दूसरा हमारा जो अकाउंट था वो कैपिटल था। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 0, और एक ही ट्रांजैक्शन में यानी जनवरी 1 को 1 लाख रुपए हमने क्रेडिट किए थे, तो ये आ गया आपका क्रेडिट में। तो दो तरह के आपके पास लेजर होते हैं, एक डेबिट नेचर के जो होते हैं और एक क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो अभी हमने नॉर्मली बैलेंस पढ़ा था पीछे, तो कैश एक एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो डेबिट में होता है। तो अभी यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है 80,000 के साथ जो है ना कि ये डेबिट है या क्रेडिट, ये अंडरस्टूड है कि कैश एक एसेट है और उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट में होता है। दूसरी तरफ कैपिटल ये क्रेडिट नेचर का है, ठीक है, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो अगर आप कैपिटल का देखेंगे तो इसका भी 1 लाख आ रहा है, डेबिट क्रेडिट साथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट है, ठीक है। तो कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है, कैपिटल की जो नेचर है वो क्रेडिट है। तो 1 लाख रुपए ये बेसिकली जो है ये क्रेडिट के हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो डेबिट में यहाँ पर कुछ नहीं है, क्रेडिट में 1 लाख है तो 1 लाख क्रेडिट के हैं, और अगर कैश में आप देखें तो 1 लाख डेबिट के हैं, 20,000 क्रेडिट के हैं। तो अंडरस्टूड है 1 लाख में से 20,000 माइनस होके जो 80,000 बचे हैं वो डेबिट के हैं, क्योंकि डेबिट साइड आपकी हैवियर है। तो जो साइड हैवियर होती है उसी का ही बैलेंस बचता है एंड पे, ठीक है। इसी तरह थर्ड अकाउंट हमारा फर्नीचर एक एसेट है, इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट में होता है, और ये ओपनिंग बैलेंस 0 था। एक ही ट्रांजैक्शन में फर्नीचर हमने 20,000 का खरीदा, फर्नीचर को हमने डेबिट किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर को डेबिट किया है। तो जो डेबिट किया वो हमने यहाँ पर डेबिट रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया, और इसका बैलेंस 20,000 आ रहा है, और ये डेबिट का ही बैलेंस है, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो ये 20,000 डेबिट है। और वैसे भी एसेट जो है वो उनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट में होता है। तो इसी तरह आपके हर अकाउंट के, अगर आप हज़ारों अकाउंट्स भी एंट्रीज में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हर अकाउंट का लेजर जो है वो अलग से बनेगा इस तरह से, और उस लेजर में सिर्फ उस अकाउंट से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होंगी, और उसका जो है वो डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका आ रहा होगा।
रनिंग बैलेंस आ रहा होगा। सही है। तो बेसिकली ये जो 0, 1,80,000 इसको रनिंग बैलेंस बोलते हैं, और जो 80,000 लास्ट में आपका बचा है ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 0 था, फिर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आई, फिर इस तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो होती चली जाएंगी। अगर मज़ीद कैश आता चला जाएगा तो हम डेबिट करेंगे, वो ऐड होता जाएगा, और अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट करेंगे, वो लेस होती चली जाएंगी। इस तरह ये लेजर्स जो है वो चलते रहते हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये चीज़ ऑटो होती है, आपको नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी होती है जनरल में। बाकी ये लेजर्स वगैरह जो है वो ऑटो बनते हैं। तो वो किस तरह से बनते हैं इंशाल्लाह वो हम आने वाली क्लासेस में जब एक्सेल पे हम जाएंगे तो फिर हम ये सारा काम सीखेंगे। अभी के लिए रूल्स आपको आने चाहिए, जनरल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये आपको आनी चाहिए, और लेजर किस तरह से बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है ये आपको आने चाहिए। आज के लेक्चर में हम यहीं तक जो है वो महदूद करेंगे चीज़ों को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।